Hello friends, welcome back to my channel. अभी हम लोग नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर में बहुत कुछ है, विजिट करने जा। पहले हम लोग थोड़ी गन्ने का जूस पिए। उसके बेड होटल के लिए निकाल गए। गाय से रहा हम लोगों का होटल। हम लोग सुबह 10 बजे होटल पहुंचे। पहले हम लोग थोड़ी ब्रेकफास्ट की। होटल चार्ज और नाइट 4000 रुपये था। होटल बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग होटल में बग रख के निकाल गई घूमने। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीच बनी एक खूबसूरत जगह कभी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरक बन सकती है? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में खड़ा सेलुलर जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, फ्रीडम फाइटर्स की रूह को तोड़ने की कोशिश की गई थी। आज के इस वीडियो में हम समय में पीछे चैलेंज और देखेंगे कि इस काला पानी की दीवारों के पीछे क्या क्या दुख, दार्ड और कुर्बानियां छिपी हैं। कहानी शुरू होती है 1857 के वाइद्रो द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, जब भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति की तो ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर इन क्रांतिकारियों को भारत की जेलों में रखा गया तो ये वहां से भी क्रांति चलाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो भारत के मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर थी, जहां से भागना नामुमकिन था। इस जेल का नाम सेलुलर क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत ही दिमागी और खतरनाक वजह थी। इसका डिजाइन पैनोप्टिकॉन मॉडल पर आधारित था। इस जेल के बीचों बीच एक सेंट्रल वॉच टावर था और उस टावर से 7 अलग-अलग विंग्स निकालती थीं, बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तीलियों, स्पोक्स की तरह। हर विंग में 3 मंजिलें थीं और कुल मिलाकर 693 सेल्स थे। इस जेल का सबसे खतरनाक डिजाइन ये था कि एक विंग का सामना दूसरी विंग के पीछे वाले हिस्से से होता था। यानी एक कैदी अपनी कोठरी से सामने देखेगा तो उसे सिर्फ दूसरी विंग की दीवार दिखेगी, कोई दूसरा कैदी नहीं। हर सेल का साइज सिर्फ 13.5 गुणा 7 फुट था, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती थी जो 10 फीट की ऊंचाई पर थी। कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। उन्हें बिल्कुल अकेला
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया जाता था ताकि वो दिमागी रूप से टूट जाएं। कलापनी की जिंदगी किसी जीते जी नारक से कम नहीं थी। यहाँ के जेलर डेविड बैरी का एक ही मकसद था, क्रांतिकारियों का गुरूर और उनकी हिम्मत को कुचल देना। यहाँ कैदियों से हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल निकालने का काम लिया जाता था। उन्हें एक कोहलू ऑयल मिल से बांध दिया जाता था, जैसे बेल ऑक्सेन को बंधा जाता है। अगर कोई कैदी थक कर रुक जाता या अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उसे भेड़ियों की तरह कोडो विप्स से पीटा जाता था। खाने के नाम पर कीड़े मकोड़े वाला खाना और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है। टॉयलेट जाने तक की आजादी नहीं थी। उसकी दो पार्टी है, बेसिकली अभी मैं जो चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे अभी एक टूर होने जा रहा है। उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले जो कुछ आपको सभी चीज के बारे में कैसा हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुई, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुई, पहले कितने विंग्स था, अभी टूटने के बाद कितना बचा हुआ है, ये कब टूटा, कैसे टूटा, इस सब चीज के बारे में बताया जाएगा। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट स्पॉट की ओर ले जाएगा जो है गैलोस। गैलोस मतलब फांसी के मैकेनिज्म वगैरह वहाँ पे थर्ड फ्लोर वर्कशॉप है, जहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, कुछ ओरिजिनल चीजें भी है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी के तहत इस्तेमाल बेचते थे, उनके क्या डॉक्टर वगैरह दी गई, वहाँ पे ब्रीफिंग होगा। फिर रूम्स में भी ले जाएगा, रूम का लॉक सिस्टम वगैरह कैसे है। उस जमाने में इस जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी, रूम थी। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम वैसे कोई नहीं था। तो फ्रीडम फाइटर्स को उस पर क्या प्रोवाइड करते थे। फिर अंडमान के एयरपोर्ट जिनके नाम से वीर सावरकर की, उनका भी रूम यहाँ पे है, तो उनका रूम, उनका हिस्ट्री, काला पानी की सजा किसने इसको बोलते हैं। जो जेल है इसका नाम सेलुलर जेल क्यों पड़ा, ऐसे बहुत सारे हाफ एन आवर से 40 मिनट्स का टूर है जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये सारे चीज कवर करते हुए इसके ऊपर बहुत एक बार कंप्लीट होने के बाद सभी को ऊपर फ्री करते हैं, वहाँ से फोटोग्राफीज वगैरह करते हुए इसी रास्ते आपको लौट के मिलेगा। और ये जो बिल्डिंग है ना, इसी के कॉर्नर से आपके एक्चुअली टाइम अभी हुआ नहीं है टूर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मौसम थोड़ा खराब होने लगा है। बारिश होने से पहले अभी एक टूर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टूर हो रहा है ये ऑथोराइज गाइड के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से। उनके लिए मिनिमम चार्ज फिक्स किया हुआ है। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उस इलाज की जगह और ज्यादा यातनाएं, टॉर्चर मिलती थी। वीर सावरकर, उनके भाई बाबूराव सावरकर और योगेंद्र शुक्ला जैसे बड़े क्रांतिकारियों ने यहाँ सालों तक ये दुख झेला है। वीर सावरकर ने तो अपनी कोठरी के दीवारों पर पत्थरों और कीलों से कविताएं लिख दी थी, क्योंकि उन्हें कागज और कलाम तक नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। इन दीवारों ने सिर्फ जुल्म नहीं देखा, बल्कि इन दीवारों ने इनकलाब के नारे भी सुने। 1930 के दशक 1930 में कैदियों ने जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। महावीर सिंह, जो भगत सिंह के साथी थे, उन्होंने भूख हड़ताल के दौरान अपनी जान गंवा दी। So वहाँ पे हमारे सोच डाइवर्शन हो रहा है, तो वहाँ पे टोटली हम डाइवर्ट हो जाएंगे एंड मिलिट्री डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड विदाउट एनी परमिशन एंड समवन मेक अ स्लेव ऑफ कंट्री एंड समवन लुक फॉरवर्ड एवरी टाइम। सो अग्रेसिव हो जाएंगे तो अगेन यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। एवरीथिंग ब्रिटिश cared about Indian change with her while deportation, more chance to escape from the ship. The more chance to escape from the ship, otherwise they're ready to attack someone.
And second punishment is bar pit, a straight rod. He is not able to bend the knee. And third one, 16 inches rod in between the legs, unable to walk. और इनके punishment की reform, jute, sack, easy to identify. Compared with other is the punishment particle freedom fighter. But he's saying introduction is a waste of time. When you start and so, it will take a long time. Dress code and punishment code, easy to judge. Why they give this punishment for him? And newcomers, Indian freedom fighters are coming inside. Every Indian they have 100. देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा पनिशमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो जब लंबा से आपको दिख रहा है वर्कशेड, कार्यस्थल, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते थे। उस समय कहा जाता है कि इसमें कोई शेड नहीं था, ये ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम कराते। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो पहला जो ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, जिसे हिंदी में कोलू कहा जाता है, तेल निकालने का मशीन, वो हैंड मशीन उस समय का ओरिजिनल। उसके आगे के सेक्शन में आप लोगों ने देखा एक इंसान को नारियल का छिलका को छिलना पड़ता था, एक रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। तो इतना रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट होता था, जैसे कूटते वक्त कहा जाता है कि इनके हाथ में पूरा छाला, यानी कि पूरा हाथ का स्किन निकल जाता था। उसके बाद जो नारियल होता था उसको तोड़ कर ये लोग धूप में रखते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो ऑयल मिल के अंदर में डाला जाता था। इसके बार में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते थे। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहां पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव चित्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से इनकार करेगा तो उनको बाहर लेके आके सबके सामने खुलेआम में मारते थे। ये ओरिजिनल प्लेस है, यही बांध के मारा जाता था। इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स, तीनों चीज को लॉक किया जाता था। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, जहां पे ब्लैक मार्किंग किया गया यहाँ बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। जैसे टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन स्ट्रच होगा, दोबारा मार्क हो जाएगा। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और इसके लास्ट सेक्शन में आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया 4 तरह का पनिशमेंट। पहला जो ड्रेस मैंने आपको बताया पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में बोलते हैं टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है, गोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक वो ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, थोड़ा आगे चल के बारिश हो रहा है अभी, थोड़ा से आगे चलेंगे, सेंटर पार्ट में चलेंगे, जहाँ पे एक सेट बना हुआ वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइएगा क्योंकि हम लोग सेंटर पार्ट में चलेंगे। थोड़ा से आगे आइएगा जो लोग मेरे साथ में थे प्लीज। पीछे भी बैच आ रही है सर, मेरे साथ वाले इस तरफ हो जाइए। जो लोग मेरे साथ में थे प्लीज थोड़ा से आगे आ जाएगा।
मैंने आप लोग को बताया जो लास्ट का पनिशमेंट, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जिनको भी काम करने इस जेल से बाहर लेके जाएंगे कंपलसरी पहनाया जाता था। चेन फिटर में क्या होता था, कमर से लेके नीचे तक चेन लगा होता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था। पीरियड था 1 साल। उससे टफ उसको बोलते हैं बार फिटर। बार फिटर में कमर से लेके नीचे तक एक आयरन रॉड, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ। सबसे डिफिकल्ट हुआ करता था क्रॉस बार फिटर। ना ही टांग को ये ज्वाइन कर सकता है, ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। अभी यहाँ से आप लोग अंदर जाइए, एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ तक पहुंच गया तो फिर हम लोग को बारिश में भीगने की जरूरत होगी। अंदर जाइएगा, सॉरी मैं भेजूंगा। यहाँ से अंदर जाइए, मॉडल पे जाइए आप लोग, थोड़ा से अपने फैमिली के साथ 2 मिनट के लिए। जब ब्रिटिश गार्ड्स ने जबरदस्ती उनके नाक से दूध डालने की कोशिश की और वो उनके फेफाडोन लंग्स में चला गया। इस बलिदान ने पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ा दी। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नेताओं के दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1947 में कैदियों को वापस मेनलैंड भेजना शुरू किया गया। दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 में जापान ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और फिर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां आकर पहली बार तिरंगा फहराया और इस जगह को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस जेल की 4 विंग्स को तोड़ दिया गया क्योंकि ये दुख और गुलामी की याद दिलाती थी। लेकिन बाकी बची 3 विंग्स और सेंट्रल टावर को 1979 में एक नेशनल मेमोरियल राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आज जब लोग अंडमान घूमने जाते हैं तो वो इस सेलुलर जेल को देखने जरूर जाते हैं। वहां की हवा में आज भी उन शहीदों की सांसें हैं। वहां की दीवारों पर आज भी उनकी चीखें और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। ये जगह कोई आम जेल नहीं, हमारी आजादी का तीर्थ स्थल है। हम आज जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं उसकी कीमत इन्हीं दीवारों के पीछे चुकाई गई थी। उन सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। जब भी कोई नया कैदी सेलुलर जेल पहुंचता था तो वहां का सबसे क्रूअल जेलर डेविड बैरी उन्हें एक ऐसी बात बोलता था जो उनका हौसला तोड़ने के लिए काफी थी। वो सभी कैदियों को खड़ा करके बोलता था, इस दीवार के उस पार तुम्हारी भगवान सुनता होगा, लेकिन इस दीवार के अंदर मैं ही तुम्हारा भगवान हूं।
अंडमान आइलैंड्स। शुरुआत में क्रांतिकारियों को खुले में रखा गया, लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जहां परिंदा भी पर ना मार सके। 1850 में सेलुलर जेल का निर्माण कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1906 में ये बंकर तैयार हुई। इसको बनाने के लिए खुद उन्हीं कैदियों से दिन रात पत्थर तुदवाए गए और मजदूरी करवाई गई, जिन्हें बाद में इसी जेल में बंद किया जाना था। कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। जब भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति की तो ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर इन क्रांतिकारियों को भारत की जेलों में रखा गया तो ये वहां से भी क्रांति चलाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो भारत के मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर थी, जहां से भगना नामुमकिन था, अंडमान आइलैंड्स। शुरुआत में क्रांतिकारियों को खुले में रखा गया, लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जहां परिंदा भी पर न मार सके। 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1906 में ये बंकर तैयार हुई। इसको बनाने के लिए खुद उन्हीं कैदियों से दिन रात पत्थर तुदवाए गए और मजदूरी करवाई गई, जिन्हें बाद में इसी जेल में बैंड किया जाना था। Para tayo,
उसके बाद हम शहीदों के स्तशू बनी हुई पार्क पे गए। এ সবার আগে দেখ হ্যাঁ ইন্দু ভূষণ রয় বাবা ভান সিং আরে বাবা মুখ ফুবড়ে দেখ বলে মোহন কিশোর নন্দ দাস मोहित मोइत्र उसके बाद हम एक बीच पे गए, वहां पर थोड़ी देर बैठे और उसके बाद निकल गए मंदिर देखने। ओए তাকো এদিকে এবার তাকো একটু তাকো চলো ধরে নিয়ে চলো ধরে নিয়ে চলো আরে এগো একটু Guys, oh my God, look at this mandir. ये सब देखने के बाद हम गए 1943 में। पहली बार जहां पर इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है उसी जगह पर यहाँ पर फर्स्ट इंडियन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तिरंगा फहराया था।